बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, शॉर्ट आंसर पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 52, हरलाख के अनुसार विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, नाम बताइए। उत्तर, हरलाख के अनुसार विकास की अवस्थाएं। हरलाख की विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गर्भकालीन अवस्था, गर्भाधान से जन्म तक। नंबर 2, शैशवावस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक। नंबर 3, बचपना अवस्था, 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक। नंबर 4, पूर्व बाल्यावस्था, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। नंबर 5, उत्तर बाल्यावस्था, 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। नंबर 6, वयाह संधि, 11-12 वर्ष से 13-14 वर्ष तक। नंबर 7, पूर्व किशोरावस्था, 13 से 17 वर्ष तक। नंबर 8, उत्तर किशोरावस्था, 18 से 21 वर्ष तक। नंबर 9, प्रौढ़ावस्था, 21 से 40 वर्ष तक। नंबर 10, मध्यावस्था, 41 से 60 वर्ष तक। नंबर 11, वृद्धावस्था, 60 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 59, बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उत्तर, बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। बालक परिवार के सदस्यों का अनुकरण करता है। जिस परिवार में झगड़े होते हैं उस परिवार के बालक संवेगात्मक रूप से उत्तेजित रहते हैं। नंबर 2, बालक की आर्थिक दशा, यदि बालक की आर्थिक दशा ठीक नहीं है तो वह बालक अपने आप में हीन भावना का समावेश कर लेता है। नंबर 3, अध्यापक, शिक्षक का भी बालक के संवेगात्मक विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि अध्यापक अधिक क्रोधित होकर बोलता है तो बालक भी उसका अनुकरण करता है। 4, बालक का स्वास्थ्य, स्वस्थ बालकों के संवेगात्मक विकास में स्थिरता होती है। अस्वस्थ बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण कम रख पाते हैं और वे क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बाल निर्देशन का महत्व बताइए। उत्तर, नंबर 1, बाल निर्देशन से शिक्षकों को बालकों की क्षमताओं की जानकारी मिलती है। नंबर 2, बाल निर्देशन के माध्यम से शिक्षकों को बालकों की रुचियों के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 3, बाल निर्देशन के माध्यम से शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नंबर 4, बाल निर्देशन की सहायता से शिक्षक बालकों को अनुशासित ढंग से रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सीखने सिखाने तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरणा में योगदान स्पष्ट करिए। उत्तर, सीखने में समुदाय का महत्व निम्नलिखित क्षेत्रों में है। नंबर 1, समुदाय बालकों में नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। नंबर 2, समुदाय बालक के शारीरिक विकास का समुचित ध्यान देता है। नंबर 3, समुदाय के सहयोग से विद्यालय का वातावरण अच्छा बना रहता है। नंबर 4, समुदाय में बालक को आत्म प्रकाशन तथा आत्म विश्लेषण का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 56, बाल विकास के संदर्भ में सामाजिक विकास से आपका क्या तात्पर्य है। उत्तर, मानसिक विकास का अर्थ, बालक का समाजीकरण परिवार में ही प्रारंभ होता है। परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार करते हैं बालक भी वैसा ही व्यवहार का अनुकरण करता है। बालक में सामाजिक विकास होना अत्यंत आवश्यक है। बालक में सामाजिक विकास के लिए बालक के माता पिता की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का वातावरण, माता पिता का दृष्टिकोण आदि अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, सृजनात्मकता क्या है। बालकों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है। उत्तर, सृजनात्मकता से आशय, क्रो एवं क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के हेतु आवश्यक है कि उनके शिक्षक भी सृजनात्मक प्रवृत्ति के हों। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अध्यापक साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भिन्न भिन्न सृजनात्मकता कार्य प्रस्तुत करके अपने क्षेत्रों की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने में समर्थ होने चाहिए।
अध्यापकों को चाहिए कि वे छात्रों के कार्यों की प्रशंसा करें तथा सृजनात्मक कार्यों के प्रति उनमें आत्मविश्वास भरें। क्वेश्चन नंबर 58, परिपक्वता को परिभाषित करिए। उत्तर, परिपक्वता का अर्थ एवं परिभाषा। परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें वह शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः 25 वर्ष की आयु परिपक्वता की आयु मानी जाती है। परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें वह शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः 25 वर्ष की आयु परिपक्वता की आयु मानी जाती है। इस अवधि में शरीर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। बोरिंग के अनुसार परिपक्वता गौण विकास है जिनका अस्तित्व सीखी जाने वाली क्रिया या व्यवहार के पूर्व होना आवश्यक है। सीखने में परिपक्वता का योगदान। परिपक्वता प्राप्त होते ही स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को समझ का विकास हो जाता है और वह शीघ्र सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, मूल्यों के विकास से आप क्या समझते हैं? नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मूल्यों के विकास से आशय नैतिक मूल्यों के विकास तथा सामाजिक मूल्यों के विकास का बालकों में होना। नंबर 1, नैतिक मूल्य। जिन मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति की भलाई हो, दूसरों को कष्ट न पहुँचे, उन्हें हम नैतिक मूल्य कहते हैं, जैसे सत्य का ईमानदारी। सेकंड, सामाजिक मूल्य। समाज में ही व्यक्ति जन्म लेते हैं और उसी में उसका विकास होता है। यदि व्यक्ति के अंदर समाज में रहते हुए दूसरों के सहयोग देने की आदतों का विकास हो गया है तो इसे ही सामाजिक मूल्य कहा जाता है। बच्चों में नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक मूल्यों को विकसित करने की जिम्मेदारी उसके परिवार तथा विद्यालय की है। क्वेश्चन नंबर 60, बुद्धि परीक्षण क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? उत्तर, बुद्धि परीक्षण से आशय यदि वह परीक्षण जिसके द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया जाता है बुद्धि परीक्षण कहलाता है। बुद्धि परीक्षण के समय विभिन्न प्रकार की मानसिक कार्य जैसे गणना करना, समस्या का समाधान, भाषा का योग्यता आदि किया जाता है। बुद्धि परीक्षण के प्रकार। प्रशासन की दृष्टि से बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इस प्रकार का बुद्धि परीक्षण एक समय में केवल एक व्यक्ति पर प्रशासित किया जाता है। नंबर 2, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक साथ कई व्यक्तियों पर प्रशासित किया जाता है। प्रश्न नंबर 61, सीखने में स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? उत्तर, सीखने में स्थानांतरण से आशय सीखने में स्थानांतरण को अधिगम अंतरण भी कहते हैं। कैंडलैंड के अनुसार अंतरण पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव से संबंधित है। स्थानांतरण के प्रकार। नंबर 1, धनात्मक स्थानांतरण। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ऋणात्मक स्थानांतरण। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। इस उम्र में सामाजिक संबंध बनाने की भावना बालक बालिकाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 63, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किशोरावस्था का आरंभ लगभग 13 से 14 वर्ष तक से होता है, परंतु वैयक्तिक अंतर होने के कारण इसकी कोई आयु सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। इस कारण किशोरावस्था के आरंभ का कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों का तारुण्य काल भिन्न भिन्न आयु से आरंभ होता है। अतः उनकी किशोरावस्था का आरंभ तभी से माना जाना चाहिए। यह अवस्था लगभग 18-19 वर्ष तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 64, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बुद्धि लब्धि के विषय में
बिने का मत है कि आयु वृद्धि के साथ बालक के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। इसी कारण उसने प्रत्येक आयु स्तर हेतु ज्ञान वृद्धि पर आधारित प्रश्न संकलित किए। उसकी यह धारणा थी कि एक अमुक आयु का सामान्य बालक कुछ विशेष प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे सकता है। इसी धारणा पर उसने मानसिक आयु के प्रत्यय को जन्म दिया। कोल तथा ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह स्पष्ट करती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति का से विकास हो रहा है। बुद्धि लब्धि का सूत्र इक्वल्स टू मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु। क्वेश्चन नंबर 65। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास का वर्णन कीजिए। उत्तर, शैशवावस्था में प्रमुख संवेग क्रोध, भय तथा प्रेम है। शैशवावस्था में भी संवेगात्मक विकास दिखाई देता है जो इस प्रकार है। क्रोध, बालक जब 1 वर्ष से कम उम्र का होता है तो क्रोध की अभिव्यक्ति अधिक तेजी से करता है। यदि उसकी दूध की बोतल उसके मुख से छीन ले तो उसके प्रति गुस्सा दिखाई देता है। वह अपना पैर पटकता है, हाथ मारता है और चीखता है। प्रेम, वह अपनी माँ को पहचानता है। उससे अलग होने पर शिशु रोने लगता है। भय, शिशु में भय भी दिखाई देता है, जैसे तेज बोलने पर वह रोने लगता है। क्वेश्चन नंबर 66, माध्य से आप क्या समझते हैं? माध्य से आशय। उत्तर, माध्य से आशय केंद्रीय प्रवृत्ति के समस्त मापनों में के सर्वाधिक विश्वसनीयता एवं स्थिर माप माध्य होता है। किसी एक श्रृंखला के सभी अंकों के योग को उनकी संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त मूल्य माध्य कहलाता है। 67, माध्यिका से आप क्या समझते हैं? माध्यिका से आशय, माध्यिका श्रेणी में मध्य बिंदु है। माध्यिका श्रेणी में मध्य बिंदु है। माध्यिका ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। नंबर 1, अव्यवस्थित प्रदत्तों से माध्यिका ज्ञात करना। नंबर 2, अव्यवस्थित प्रदत्तों से माध्यिका ज्ञात करना। क्वेश्चन 68, बुद्धि से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, बुद्धि से आशय, बुद्धि सोचने की क्षमता है। बुद्धि से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। बंकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि के प्रकार, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, सामाजिक बुद्धि। नंबर 2, स्थूल बुद्धि। नंबर 3, अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि से अभिप्राय व्यक्तियों को समझने तथा इसके साथ व्यवहार करने की योग्यता है। नंबर 2, स्थूल बुद्धि, इस बुद्धि का अभिप्राय विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उनका प्रयोग करने की योग्यता है। नंबर 3, अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि से अभिप्राय गणितीय संकेतों को समझने से है। क्वेश्चन नंबर 69, बुद्धि लब्धि क्या है? उत्तर, बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक आयु के अनुपात से ज्ञात की जाती है। इससे मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। उदाहरण, रोहित कक्षा 8 में पढ़ता है। उसकी वास्तविक आयु 13 वर्ष है। वह 15 वर्ष की मानसिक आयु रखता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। उत्तर, मानसिक आयु 15 वर्ष, वास्तविक आयु 13 वर्ष। बुद्धि लब्धि इक्वल्स टू मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु। IQ इक्वल्स टू आएगा 115.4, यह श्रेष्ठ बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 70, भाषा विकास के सिद्धांत क्या है? विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास को समझाइए। उत्तर, भाषा विकास के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। नंबर 1, भाषा विकास स्वतः होता है। नंबर 2, भाषा वातावरण में सीखी जाती है। नंबर 3, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास। नंबर 1, शैशवावस्था में भाषा का विकास। बच्चा जब जन्म लेता है तब कोई भाषा नहीं जानता। इस समय बच्चा केवल रोना और मुस्कुराना जानता है। बच्चा 6 माह में आ, ई आदि स्वर बोलना जान जाता है। 1 वर्ष के बाद बालक 3 शब्द बोलता है। 2 वर्ष तक बालक 120 शब्दों को जान लेता है। 3 वर्ष तक बालक वाक्य बोलना सीख जाता है। बाल्यावस्था में भाषा का विकास। 4 वर्ष की आयु में बच्चों का शब्दकोश लगभग 1550 शब्दों का हो जाता है।
5 वर्ष की आयु में 2070 शब्दों का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, वाटसन ने संवेगों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? उत्तर, वाटसन ने संवेगों को 3 वर्गों में विभाजित किया है, क्रोध, प्रेम, भय। क्वेश्चन नंबर 72, बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का सापेक्षिक महत्व है, पर समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। उत्तर, बाल विकास वंशानुक्रम तथा पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्न प्रकार से पड़ता है। नंबर 1, बच्चों की बुद्धि वंशानुक्रम से निश्चित होती है। नंबर 2, बच्चों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। नंबर 3, बच्चों में माता पिता की विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती हैं। नंबर 4, बच्चों का स्वभाव, वर्ण तथा कद वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। नंबर 5, बच्चों का शारीरिक गठन एवं शारीरिक की बनावट उनके वंशजों पर निर्भर करती है। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव। नंबर 1, बच्चे को अच्छे वातावरण में रखने पर बच्चों की बुद्धि प्रखर होती है। नंबर 2, अच्छे वातावरण में रखने पर बच्चों का मानसिक विकास पर अच्छा असर होता है। नंबर 3, बच्चों के सामाजिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, बच्चों के संवेगात्मक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, बच्चों के शारीरिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 73, पावलाव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। उत्तर, पावलाव ने संबद्ध प्रतिक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने सबसे पहले उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध को अनुबंध द्वारा व्यक्त किया। पावलाव का प्रयोग। पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। इन्होंने भूखे कुत्ते को भोजन दिया, जिससे भोजन को देखकर कुत्ते की लार टपकने लगी। पावलाव ने बताया, चूंकि भोजन देखकर लार टपकती है इसलिए यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। पावलाव ने जब जब कुत्ते को भोजन दिया तब तब घंटी बजाई। यह क्रिया लगातार कई दिनों तक चलती रही। कुछ दिन बाद पावलाव ने केवल घंटी बजाई तथा कुत्ते को भोजन नहीं दिया, फिर भी उसके मुख से लार टपकने लगी। पावलाव ने बताया, चूंकि कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया और केवल घंटी सुनकर ही उसके मुख से लार टपकने लगी, इसलिए यह अनुबंधित प्रक्रिया है, क्योंकि लार टपकने का संबंध घंटी की ध्वनि से हो गया। दूसरे शब्दों में, कुत्ता भोजन के लिए घंटी की ध्वनि से अनुबंधित हो गया। सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। नंबर 1, समस्त शिक्षण अनुबंधित अनुक्रिया है, यह कई वर्षों से चलता रहता है। नंबर 2, इस सिद्धांत का समूह के निर्माण में अधिक महत्व है। नंबर 3, इस सिद्धांत से बालकों में भय संबंधित उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता प्रकट होती है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियाँ। नंबर 1, आवश्यकता। नंबर 2, रुचि। नंबर 3, अभिवृत्ति। नंबर 4, आदतें। क्वेश्चन नंबर 75, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्रयत्न और भूल सिद्धांत से आशय। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थर्नडाइक ने 1913 ईस्वी में दिया था। इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। हम सीखने की क्रिया में बार बार त्रुटि करते हैं, परंतु बार बार प्रयत्न करने से त्रुटि कम हो जाती है। इसे ही प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। थर्नडाइक ने अपने प्रयोग के लिए एक भूखी बिल्ली का चुनाव किया। थर्नडाइक का प्रयोग। सर्वप्रथम अपने इस प्रयोग में थर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। उन्होंने पिंजड़े के बाहर एक प्लेट में मछली का टुकड़ा रखा। पिंजड़ा चारों तरफ से बंद था और उसमें एक दरवाज़ा लगा था। दरवाजे में कुंडी थी। पिंजड़े के बाहर मछली का टुकड़ा देखते ही भूखी बिल्ली पिंजड़े में इधर उधर दौड़ने लगी। वह बार बार प्रयत्न कर रही थी मछली उसे मिल जाए। अचानक वह बार बार प्रयत्न कर रही थी कि मछली उसे मिल जाए। अचानक भूखी बिल्ली का पैर उछलते समय सिटकनी
पर पड़ा और बिल्ली बाहर निकली तथा मछली का टुकड़ा प्राप्त कर लिया। इस प्रकार बार बार प्रयत्न करने से बिल्ली दरवाज़ा खोलना सीख गई। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। नंबर 1, अभ्यास पर बल। बालकों को किसी भी कार्य हेतु बार बार अभ्यास करने के लिए कहना चाहिए। एक बालक को कोई प्रश्न समझ नहीं आता तो उससे कहना चाहिए, प्रयास करो, तुम इसे हल कर लोगे। नंबर 2, समस्या का स्वयं समाधान की क्षमता। बालकों के सामने जब कई समस्याएं आती हैं तब प्रत्येक स्थल पर शिक्षक उपस्थित नहीं होता, अतः बालक में समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना चाहिए। नंबर 3, अपना कार्य स्वयं करने पर बल। यह सिद्धांत अपना काम स्वयं करने पर जोर देता है। बालकों को बताना चाहिए कि उसे अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, उसे अपनी समस्याओं का समाधान भी स्वयं करना चाहिए, इसके लिए प्रयास आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 76, सूझ के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? उत्तर, कोहलर ने सूझ के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ के सिद्धांत के अनुसार सीखना अचानक किसी अंतर्दृष्टि या सूझ से होता है। प्रयोग के लिए चयन। कोहलर ने अपने प्रयोग के लिए एक चिंपैंजी को लिया। चिंपैंजी को वनमानुस भी कहते हैं। चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। कोहलर का प्रयोग। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक लोहे से बने पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े के बाहर केला रख दिया। पिंजड़े के पास दो छड़ियों को रखा गया। इन छड़ियों में विशेषता यह थी कि ये आपस में जुड़ सकती थीं। इन्होंने पिंजड़े के बाहर केले को उतनी दूर पर रखा उसे केवल एक छड़ी से प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों छड़ियां आपस में जुड़े नहीं। सुल्तान ने बारी बारी से छड़ियों से केला प्राप्त करना चाहा, परंतु बार बार प्रयास करने से भी वह प्राप्त नहीं कर सका। वह थक गया और पिंजड़े में एक जगह बैठ गया। अचानक सुल्तान ने छड़ियों को जोड़ लिया और केला प्राप्त कर लिया। इस प्रकार स्पष्ट है, सीखने की क्रिया इस सिद्धांत के अनुसार अचानक होती है। सीखने के सिद्धांत की विशेषताएं। नंबर 1, सीखने की प्रक्रिया अचानक होती है। नंबर 2, सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। नंबर 3, सूझ हेतु समस्या सामने अवश्य होनी चाहिए। नंबर 4, सीखने की प्रक्रिया में सूझ अचानक मस्तिष्क में आती है। सूझ के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। नंबर 1, इस सिद्धांत का प्रयोग करके बालकों का मानसिक विकास सरलता से किया जा सकता है। नंबर 2, यह सिद्धांत बालक के द्वारा स्वयं परिस्थितियों के अवलोकन करने तथा एवं सूझ के द्वारा सीखने पर बल देता है। नंबर 3, यह सिद्धांत बालकों में कल्पना शक्ति, चिंतन एवं तर्क शक्ति विकसित करने के लिए उपयोगी है। नंबर 4, यह सिद्धांत से यह भी स्पष्ट है कि बालकों को अपनी समस्या के प्रति अनुशासित होना चाहिए तथा उसका समाधान स्वयं अपने विवेक से करने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77, अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या है? उत्तर, अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत को समग्राकृत सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दीमर कोफ्का तथा कोहलर ने समग्र रूप से किया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक आकृति समग्र होती है जिसकी विशेषताओं को ज्ञात करना होता है। उदाहरण के लिए कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम करते हुए सीखते हैं, जबकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम दूसरों को करते हुए देखकर सीखते चलते हैं। अतः इस प्रकार का सीखना सूझ द्वारा सीखना कहा जाता है। गुड के अनुसार सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित तथा तत्कालिक ज्ञान है। हियर short answer part 3 is completed and child development as well. Thank you.